हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है वरुण चित्रा और स्टडी ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कंफर्म कर दीजिए आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। कल की तरह बीच में वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही। एक बार कंफर्म कर दीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो आज की क्लास में क्या है, आज हम क्लोज टेस्ट करेंगे और इसमें क्लोज टेस्ट मैंने जो पैटर्न लिया है वो पैटर्न मैंने लिया है आईबीपीएस क्लर्क मींस जो अभी हुआ था 29 को। तो लेटेस्ट पैटर्न है। जिन स्टूडेंट ने वो मॉक या वो एग्जाम दिया है उनको तो पता है क्या पैटर्न था। जिन्होंने नहीं दिया वो पैटर्न देख लो और जिन्होंने दिया है वो मुझे एक बार कंफर्म करना क्या सेम यही पैटर्न आया था एग्जाम में। एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फटाफट। ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग को पीडीएफ वगैरह सब इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ रोज शाम को 8 बजे यहां पर वोकैब का क्यूज हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वोकैब के क्यूज के लिए जो सुबह हमारे एडिटोरियल में पढ़ते हैं उसका रिवीजन यहां पर हो जाता है। अच्छा, और अगर आप पेड बैच में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो पेड बैच में मैंने आज मॉक नंबर 3 अपलोड कर दिया है। पहला मॉक, दूसरा मॉक, तीसरा मॉक, ऐसे चौथा और पांचवा, 5 मॉक अपन करेंगे आरआरबी पीओ मेंस के। ये जो मॉक था पहला वाला, ये पूरा का पूरा कंप्लीट रीडिंग बेस्ड था। इसमें रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे। नहीं सॉरी, इसके अंदर रीडिंग प्लस ग्रामर दोनों का कॉम्बिनेशन था। ये टोटली रीडिंग बेस्ड मॉक था और इसके अंदर भी थोड़ा सा रीडिंग का जो पोर्शन है उसको ज्यादा रखा गया है। तो आप जाकर के इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर मैं लाइव आकर के सोल्व करता हूं। हम डिस्कस करते हैं कैसे मार्क्स उठा सकते थे। अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो सिर्फ 299 का कोर्स है। इंग्लिश अधिकार इसका नाम है, ऐसा पोस्टर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के बाय कर सकते हो। learningneeti.com पे मेरे सारे कोर्सेस आप लोग को मिलेंगे। चलो आ जाओ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास में है क्या। सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आज हम क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। एक बार जो स्टूडेंट क्लर्क मींस दिए हैं, आईबीपीएस क्लर्क मींस, कंफर्म करिएगा क्या यही पैटर्न था क्या। मैं साइड हो रहा हूं। चलिए देखिए, इतना टाइम बहुत है, मैंने आप लोग को टाइम दे दिया। मैं आप लोग को एक बार बता देता हूं। देखो, हम अगर क्लोज टेस्ट करते हैं ना, तो आज जो मैं आपके सामने क्लोज टेस्ट लेकर के आया हूं ये बिल्कुल एग्जाम लेवल के ऊपर बनाया है और ये वही पैटर्न है जो आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया था। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर डायरेक्शन पढ़नी होगी। डायरेक्शन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन नॉट बी फिल्ड इन ब्लैंक ए। तो कौन सी वो फ्रेज है जो हम ब्लैंक ए में फिल नहीं कर सकते। अब देखो, नॉर्मल जो स्टूडेंट होगा वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, वो इसको पहले रीड करेगा, रीड करके इसको समझेगा, समझने के बाद यहां आएगा और आंसर देगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखें
तो आप ये मान लेना सबसे इजीएस्ट क्लोज टेस्ट आपके पास आ गया है, जहां पर कैन नॉट लिखा जाए। कैन नॉट वाला जो क्लोज टेस्ट होता है सबसे इजीएस्ट क्लोज टेस्ट होता है। कैसे, मैं बताता हूं। अगर जब कभी भी कैन नॉट लिखा आएगा तो इसका मतलब ये होगा चार ऑप्शंस जो होंगे, चार ऑप्शंस जो होंगे वो आपके पास सेम होंगे। एक ऑप्शन आपके पास कैसा होगा, जो ओड होगा। बस आपको एक बार बाय ऑप्शन जाना है और चेक करना है कौन सा ऑप्शन है जो आपको ओड लग रहा है। पढ़ने की जरूरत कम पड़ती है, ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ने की जरूरत कम पड़ती है। कुछ एक आध जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूं ही अपन एलिमिनेशन से निपटा देते हैं, मतलब टाइम कम लगता है। तो मुझे पता है कैन नॉट फिल, मुझे आंसर देना है, तो क्या मैं देख सकता हूं सेम और ओड कौन सा लग रहा है। चलो रीड करते हैं। तो कहा जा रहा है बाय द टाइम दैट when the movement that once the market realizes whereas the economic sees by the point that। तो जब आप पांचों ऑप्शंस को पढ़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया कि यार कोई टाइम की बात हो रही है, कोई टाइम की बात हो रही है, कोई मूवमेंट की बात हो रही है, कोई टाइम की बात हो रही है। लेकिन यहां पर वेयर एज थोड़ा सा अलग लग रहा है, पर श्योर नहीं है अपन कि डी आएगा या नहीं आएगा, है ना भाई। पर हम श्योर नहीं है कि डी आएगा या नहीं आएगा। अब एक काम करते हैं, अब रीड करते हैं। एक हमारे को अंदाजा तो हो गया यार डी आंसर आ सकता है, एक बार रीड करते हैं। तो हमने रीड करा हाइपर इन्फ्लेशन इज रियरली अ सडन एक्सीडेंट। कहा जा रहा है जो हाइपर इन्फ्लेशन है वो सडन एक्सीडेंट नहीं है, मतलब रियरली का मतलब ना के बराबर ही वो सडन एक्सीडेंट होता है। इसका मतलब हाइपर इन्फ्लेशन धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं होता है, ये ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है इट इज दी कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट। ये कल्मिनेशन है ऑफ लॉन्ग टर्म फिस्कल मिसमैनेजमेंट। तो बहुत समय से फिस्कल मिसमैनेजमेंट होता आ रहा है, होता आ रहा है, होता आ रहा है, तब जाकर के हाइपर इन्फ्लेशन आया है। ओके, अब बोला जा रहा है टिपिकली। तो जब भी अपन टिपिकली लिखते हैं तो मतलब अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई थिंक, है ना। अपन बता रहे हैं टिपिकली, तो क्या बोला जा रहा है, डैश द करेंसी लॉसेस वैल्यू। तो कहा जा रहा है जब करेंसी अपनी वैल्यू खो देती है। अब आप यहां पर एक बार ये ऑप्शंस लगा करके देखिए, बाय द टाइम डेट, उस टाइम पर जब करेंसी अपनी जो वैल्यू है उसको खो देती है, बैठ रहा है, ये तो आ जाएगा। हमें कैन नॉट भी फील्ड वाला लगाना, मतलब कैन नॉट वाला आंसर लगाना है। अब इसको पढ़ो, व्हेन द मूवमेंट डेट, वो मूवमेंट जब करेंसी अपनी वैल्यू खो देती है, ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वंस द मार्केट रियलाइज, जब मार्केट को रियलाइज होता है, तो रियलाइज के बाद आपको पता है ना हम डेट लगा देते हैं, अगर नहीं भी लगा तब भी हम डेट लगा सकते हैं। तो वंस द मार्केट रियलाइजेस दैट, तो क्या रियलाइज करा मार्केट ने, कि दी करेंसी लॉसेस वैल्यू। मतलब अगर मैं डैट यहां पे लिखता तब भी सही होता, नहीं लिखा तब भी सही है, इसको ग्रामेटिकली गलत मत मानिएगा। तो रियलाइजेस दैट दी करेंसी लॉसेस वैल्यू, तो बोला जा रहा है वंस, जब मार्केट में ये रियलाइज होता है कि करेंसी ने अपनी वैल्यू खो दी है, तो सेंट्रल बैंक हैज ऑलरेडी लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। तो जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट कर चुका होता है। तो कुल मिलाकर के यार ये भी बैठ जाएगी बात। अब अपन वेयर एज पे आ जाते हैं। तो वेयर एज हम तब लगाते हैं जब अपन दो पक्षों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। वेयर एज अपन तब लगाते हैं जब अपन दो पक्षों की बात कर रहे होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहे होते हैं, एक तरफ ये दूसरी तरफ ये। तो क्या यहां पर कोई वेयर एज का सेंस आ रहा है? वेयर एज का सेंस तो तब आता जब अपन कहते हैं एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है। तो वेयर एज कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, इसको अपन एक बार को डाउट में रखते हैं। एक बार ई को पढ़ो, बाय द पॉइंट एट, तो बाय द पॉइंट एट वही कॉन्टेक्स्ट बना रहा है जो ए और बी और सी बना रहे हैं। इसका मतलब हमें कैन नॉट वाला आंसर देना था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सबका आंसर डी आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्या क्लियर है सभी को, बताओ। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चले। तो अगर इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उसको बनाने का जो अप्रोच होगा वो यही होगा, कैन नॉट पढ़ो पहले, आप कैन नॉट दे रखा है तो पहले ऑप्शन से एक बार अंदाजा ले लो, उसके बाद रीड कर लो, ठीक है। अगर आप रीड करके आओगे तब भी ये कर सकते हो, लेकिन एक बार ऑप्शंस कहीं बार इतने इजी ऑप्शन होते हैं कि रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सच में कहीं बार बहुत इजी ऑप्शंस बन जाते हैं एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन, इसको बनाओ।
चलिए 1 मिनट का टाइम बहुत है, वैसे 1 मिनट ज्यादा ही है, पर मैंने आप लोगों को दे दिया क्योंकि ये न्यू पैटर्न है। अगर आप ये लेवल बना पा रहे हो तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब इसको बनाते हैं। पहले यहां पर देखो, आपको कैन भी बताना है, कैन बी फिल्ड मतलब कौन सी फ्रेज आ सकती है, तो रीड करना पड़ेगा। रीड करते हैं, हमने यहां तक रीड कर लिया था। तो बोला जा रहा है कि जो हाइपर इन्फ्लेशन है वो कोई सडन एक्सीडेंट नहीं है, मतलब वो बहुत टाइम लगता है हाइपर इन्फ्लेशन आने में। फिर आगे हमने पढ़ा कि भाई जब पता लगता है कि करेंसी अपनी वैल्यू खो चुकी है तो उससे पहले ही जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका होता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है फॉरेन रिजर्व्स आर ऑलरेडी ड्रेन, और जो फॉरेन रिजर्व्स है वो ऑलरेडी ड्रेन हो चुके होते हैं। पब्लिक ट्रस्ट हैज इवेपोरेटेड, पब्लिक का ट्रस्ट इवेपोरेट हो जाता है, पब्लिक का ट्रस्ट कम हो जाता है। एंड बाय द टाइम दीज इकोनॉमिक ट्रेमर्स, ट्रेमर्स का मतलब क्या था, झटके होता है ना। तो बोला जा रहा है बाय द टाइम, उस टाइम पर दीज इकोनॉमिक ट्रेमर्स, ये जो इकोनॉमिक झटके है, आर फेल्ट, जब ये इकोनॉमिक झटके फील होते हैं, फेल्ट मतलब फील होते हैं जब ये झटके, दी अपॉर्चुनिटी फॉर अ सॉफ्ट, तो अपॉर्चुनिटी फॉर अ डैश। अब आपको यहां पर आंसर देना, तो आपको समझना पड़ेगा, सेंटेंस को समझना पड़ेगा। सेंटेंस ही कह रहा है फॉरेन रिजर्व जो होते हैं वो ऑलरेडी ड्रेन हो जाते हैं, पब्लिक ट्रस्ट इवेपोरेट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, अगर आपको एक फ्रेज लगानी है तो आपके हाथ में एक बहुत पावरफुल कैच है, वो है टोन। ये आपके पास एक बहुत पावरफुल कैच है, टोन। तो आप टोन को पकड़ो। तो आप देख रहे हो टोन सब नेगेटिव चल रहा है, तो जब नेगेटिव टोन चल रहा है और एंड से कनेक्ट है तो मतलब आगे भी बात नेगेटिव होगी। तो बोला जा रहा है वो टाइम जब हमारे को इकोनॉमिक ट्रेमर्स, इकोनॉमिक झटके फील होते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी होती है फॉर दी सॉफ्ट डैश वो खत्म हो जाती है। मतलब सॉफ्ट के आगे क्या आएगा, कुछ नेगेटिव टर्मिनोलॉजी आएगी। अच्छा, अब सॉफ्ट के साथ मैं लैंडिंग लगा सकता हूं, हाँ। सॉफ्ट के साथ मैं रिकवरी लगा सकता हूं, हाँ। सॉफ्ट स्टेबलाइज नहीं बैठ रहा, इसको तो यूं ही हटा दे। सॉफ्ट अप्रोच नहीं बैठ रहा, हटा दे। या तो आंसर बी है, या तो आंसर ए है, या तो आंसर बी है। अच्छा, सॉफ्ट करेक्शन, वैसे तो सॉफ्ट करेक्शन भी नहीं बैठ रहा, ये भी हटा सकते हैं, पर चलो अगर आपको डाउट में रखना है तो रख लो। सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट रिकवरी फिर भी बैठ जाएगा। अब जरा ध्यान से समझते हैं। देखो, आपको यहां पर क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। अब आपने अगर सॉफ्ट किया रिकवरी आर नियरली गोन, तो बोला जा रहा है जो सॉफ्ट रिकवरी होती है वो नियरली गोन, वो लगभग हाथ से जा चुकी होती है। तो लगभग हाथ से जा चुकी होती है, आ सकता है। तो सॉफ्ट करेक्शन इज रैपिड फेलिंग, तो जो सॉफ्ट करेक्शन है वो तेजी से फेल हो जाता है। लेकिन करेक्शन सॉफ्ट के साथ नहीं बैठ रहा, इसलिए मैं ई को हटा रहा हूं। अब ए को पढ़ते हैं, तो कहा जा रहा है सॉफ्ट लैंडिंग हैज ऑल बट वैनिस्ड। अब वैनिस्ड का मतलब क्या होता है, वैनिस्ड का मतलब होता है कंप्लीटली, क्या होता है, कंप्लीटली डिसअपीयर, कंप्लीटली डिसअपीयर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हमें यहां पर कुछ नेगेटिव लगाना है तो क्या मैं नियरली गोन लगाऊं, लगभग जा चुकी है, या फिर मैं ये लगाऊं कंप्लीटली वैनिस्ड? तो मुझे ऑप्शन नंबर ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेगेटिव बनाना है, और इन दोनों में जो नेगेटिव है सबसे ज्यादा वो ए है, क्योंकि मुझे करेक्ट वाला आंसर लगाना है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी होती है फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग की, इकोनॉमी सॉफ्ट मतलब इकोनॉमी सुधर जाएगी, रिकवर हो जाएगी, वो सब कुछ है, बस वैनिस्ड है, मतलब उसकी जो अपॉर्चुनिटी है खत्म है। बाकी अपॉर्चुनिटी को आप जो मर्जी समझ लो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी क्या है, कंप्लीटली डिसअपीयर है, कंप्लीटली गायब है। तो इसलिए आपको इसका आंसर क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। क्या यहां तक क्लियर है, बताइए। और एक और चीज, जी हां, एक चीज और आप लोग यहां पे समझ सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको टेंस की भी थोड़ी बहुत अगर आप नॉलेज लगाना चाहें, टेंस का रूल लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। देखो, जब ट्रेमर्स आपको फील होंगे तब तक अपॉर्चुनिटी जा चुकी होगी, तब तक अपॉर्चुनिटी जा चुकी होगी। तो देखो यहां पे जो वैनिस्ड है ये किसका काम कर रहा है, V2 का काम कर रहा है, और आर अगर आप लगाओगे तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो ये टेंस के कारण भी आप कट कर सकते हो, लेकिन टेंस से अच्छा ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझो। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। हाँ, टेंस की वजह से भी कट हो जाएगा, क्योंकि आर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं जब तक फील होंगे उससे पहले अपॉर्चुनिटी जा चुकी होगी। तो उससे पहले अपॉर्चुनिटी जा चुकी होगी मतलब पास्ट का सेंस आ रहा है, इससे पहले काम हो चुका होगा।
तो इससे पहले काम हो चुका होगा, तो ये किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो अपन मतलब नॉर्मली अपन आर से भी काट सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को भी समझो। कॉन्टेक्स्ट में ये सबसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंस दे रहा है, और हालांकि इसमें वेनिस्ड आ गया V2, तो ये तो बैठेगा ही बैठेगा। तो दोनों तरीके से आप लोग पकड़ सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर है, बताइए। आ गई बात समझ में? तो आपने देखा इसके अंदर रीडिंग भी लग गई, इसके अंदर ग्रामर भी लग गई। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहां पर इज है, यहां पर इज है ना, और यहां पर भी इज है, यहां पर आर है, हालांकि यहां पर भी हैज है, यहां पर भी हैज है, लेकिन ये हैज क्या है, ये हैज प्रेजेंट टेंस नहीं है। आप ये कह सकते हो जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी हैज ऑल, वो सब कुछ होगी, अपॉर्चुनिटी जो सब कुछ होगी, लेकिन वो जा चुकी होगी। तो जो जा चुकी होगी ये आपके पास V2 है, ठीक है। तो यहां पर आपको आंसर ए लगाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल देखो तो देखो सभी में लगभग आपको प्रेजेंट टेंस दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट पे जाओगे तो इसका आप आंसर आराम से ए मार्क कर सकते हो। ए और बी में कंफ्यूजन होगा, लेकिन ए इसका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें कंप्लीटली बताना है कि वो अपॉर्चुनिटी अब अपने हाथ में नहीं रहेगी। तो ए ही हम इसका आंसर लगाएंगे। क्या क्लियर है, बताइए। ठीक है, चलें आगे, बताइए। हाँ, आर ग्रामेटिकली भी गलत है, मतलब अगर अपन टेंस को नहीं भी देखे तो वैसे भी गलत है। कैसे, देख लेते हैं। देखो बात हो रही है अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी क्या है, सिंगुलर है। तो अगर अपॉर्चुनिटी सिंगुलर है तो हम आर तो नहीं लगा सकते, हमें इज लगाना पड़ेगा। इस वजह से भी ये गलत हो सकता था, ठीक है, इस वजह से भी गलत हो सकता था। और अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक कंसेप्ट और लग रहा है इसमें, है ना, रुकना। एक पास्ट वाला कंसेप्ट थोड़ा सा साइड में रखना, क्यों, क्योंकि इसमें कंसेप्ट लग रहा है। वो कंसेप्ट है बाय द टाइम का। देखो और तगड़ी चीज आप लोगों को रिवाइज करवाता हूं मैं, है ना। अब अगर ग्रामर को आप अच्छे से देखना चाहते हो तो ग्रामर को देखो। जब भी बाय द टाइम आता है, तो बाय द टाइम के साथ आपने जो टेंस यूज करा है, आपने कौन सा टेंस यूज करा है, आपने देखो सिंपल प्रेजेंट यूज करा है, आर फेल्ट है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करा है। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा रूल होता है कि जब भी बाय द टाइम आएगा उसके साथ आपको सिंपल टेंस लगाना है, और उसके बाद जो आप सेंटेंस लगाओगे उसके अंदर परफेक्ट टेंस होना चाहिए, उसी का परफेक्ट टेंस। तो अगर आप उसी का परफेक्ट टेंस देखोगे तो लैंडिंग हैज वेनिस्ड। तो यहां पर हैज के बाद ये ऑल बट क्या है, ये आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और हैज वेनिस्ड देखो परफेक्ट टेंस बना रहा है। एक्चुअल में इसमें जो ग्रामर का रूल है वो ये वाला लगेगा, जो मैंने आपको करवा रखा है पहली क्लासेस में। क्या क्लियर है, अब बताओ, अभी क्लियर है? ठीक है, चलिए एक बार वापस से ये सेकंड क्वेश्चन से कुछ चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, सुनिएगा। देखो एक बार वापस से, अगर हमने पहले डायरेक्शन पढ़ी तो कहा जा रहा है कौन सा फिल हो सकता है, तो हमने रीड करा तो हमें पता चला नेगेटिव टोन बनानी है। नेगेटिव टोन बनाने अगर अपन गए तो हमने यहाँ पे नेगेटिव टोन बनाने गए तो हमने एक चीज देखी कि यहाँ पर नेगेटिव ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने रीड करा, तो जब अपन रीड कर रहे थे तो सॉफ्ट के बाद लैंडिंग बैठ रहा था, सॉफ्ट के बाद रिकवरी बैठ रहा था, सॉफ्ट के बाद स्टेबलाइज नहीं बैठ रहा था, सॉफ्ट के बाद अप्रोच भी नहीं बैठ रहा था, और सॉफ्ट के बाद करेक्शन भी नहीं बैठ रहा था। तो ए और बी में से एक आंसर होना था। फिर हमने रीड करा, एक तो हम आर सिंगुलर प्लूरल की वजह से भी काट सकते हैं, नहीं तो कॉन्टेक्स्ट में भी कट रहा था। यहां पर ए क्यों आया, क्योंकि हमने बोला ये पूरी तरीके से वेनिस्ड हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, अपॉर्चुनिटी हटी गई है। और अगर आप इसको इजी वे में करना चाहते, अगर आप सिर्फ ग्रामर लगाने पे आ जाते, तो ग्रामर आप ऐसे लगाते, बाय द टाइम दे रखा है, तो यहां पर हमारे को कौन सा टेंस चाहिए, परफेक्ट टेंस चाहिए। और परफेक्ट टेंस में क्या आता है, या तो हैज आता है या तो हैव आता है, और इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो यहाँ पे ना तो यहाँ पर हैज है, हैव है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, एक ही में है, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप ग्रामर के पर्सपेक्टिव से इसको सोल्व करते तो बहुत फास्ट आपका आंसर आ सकता था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैंने आपको सारे पर्सपेक्टिव यहां पे रख करके दे दिए। अगला क्वेश्चन बना, अब मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देता हूं, देखता हूं आप बना पाते हुए नहीं।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको देखो कैन नॉट भी फिल करना है। अगेन आप पहले कैटेगरी बना सकते हो यहां पे जाने से पहले। आज जो कैटेगरी बनाते हैं देखो, सिवियरिटी ऑफ डैमेज ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ द कोलैप्स ठीक है, द रियलिटी ऑफ क्राइसिस ठीक है, हाउ डेंजरस द सिचुएशन वाज देखा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, द सक्सेस पॉजिटिव। बिना रीड करे आप सब आंसर ई लगा सकते हो और इसका जो ई आंसर होगा वो करेक्ट होगा। अगर मैं कह रहा हूं आपकी शिफ्ट पे कैन नॉट वाले क्लोज टेस्ट आ गए तो सबसे इजी होंगे वो, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क मींस में आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट मतलब जो 29 को जिनका एग्जाम था, तो उन्होंने बहुत आराम से क्वेश्चंस करा है ना। क्लोज टेस्ट में उनके बहुत अच्छे नंबर आए, क्लोज टेस्ट लगभग उन्होंने पूरा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार उसमें सिखाने लायक कुछ था ही नहीं तो मैंने नेक्स्ट कर दिया, अब इसको बनाओ। चलिए ये भी टाइम ज्यादा लग रहा होगा आप लोगों को, चलो देखते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शंस में देख पा रहा हूं, ऑप्शंस अलग अलग आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं अगर आपको इंग्लिश को एक्यूरेट करना है, अगर इंग्लिश में एक्यूरेसी लानी है तो क्वेश्चन को समझो पहले। पहले आपने देखा कि यहां पर यार बोल रहा है कि कौन सा आ सकता है, मतलब जो सही है वो लगाना है, और ऑप्शन कौन सा है, डी है, मतलब यहां तक आना पड़ेगा तुमको। तो आप चाहो तो फटाफट रीड करते हुए आ जाओ, क्योंकि सी तो बिना रीड करे उड़ा दिया था। तो चलो पढ़ते हैं क्योंकि फ्लो बनाना पड़ेगा ना। तो बी तक तो हमने कर दिया था, आगे बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंड इन जिम्बाब्वे इन द लेट 2000s once the bread basket of Africa its economy disintegrated with shocking speed। तो बोला जा रहा है उसकी जो इकोनॉमी थी वो डिसइंटीग्रेट हो रही थी, गिर रही थी शॉकिंग स्पीड के साथ। ओके, क्रस्ड बाय एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग, जो कि क्रश हो गई, उन्होंने बहुत ज्यादा मनी जो है प्रिंट कर दिया। एंड डेट डिफॉल्ट बिफोर दी गवर्नमेंट अंडरस्टूड, तो कहा जा रहा है कि डेट डिफॉल्ट में आ गए इससे पहले कि गवर्नमेंट अंडरस्टूड कर पाती, समझ पाती। ठीक है, अब आगे जो भी था उस ऑप्शन में अपन ने वो लिख दिया, अपन ने तो पढ़ा नहीं क्योंकि वो बाय ऑप्शन ही कट गया था। आगे बढ़ता हूं। दी सेम स्टोरी, तो यार अब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो कौन सी स्टोरी थी, अब पढ़ना पड़ेगा। मैं एक बार वापस जा रहा हूं, मैं पढ़ के आ रहा हूं। तो यहां पे बोला जा रहा है गवर्नमेंट अंडरस्टूड दी सेवरिटी ऑफ द डैमेज, तो बोला जा रहा है इससे पहले की गवर्नमेंट समझ पाती, उससे पहले ही उनकी इकोनॉमी जो है वो क्रश हो गई थी। ठीक है भाई, अब क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है दी सेम स्टोरी प्लेड आउट इन वेनेजुला, तो सेम स्टोरी यहां पर भी हुई थी। तो जो जर्मनी है एंड पोस्ट वॉर हंगरी, अच्छा यहां पर इनकी बात हो रही है, इनके बीच में भी ये चीजें हुई। अच्छा ठीक है, साइलेंट डेफिसिट, साइलेंट डेफिसिट्स का मतलब क्या है, ऐसे डेफिसिट जो साइलेंट है, जो दिखे नहीं। अच्छा, डैश द क्राइसिस बिकेम अनडिनाइबल, तो अब यार यहां पर क्या आना चाहिए, तो बोला जा रहा है जो साइलेंट डेफिसिट थे डैश द क्राइसिस बिकेम अनडिनाइबल लीविंग पॉलिसी मेकर टू मैनेज द फॉल आउट। अब इसको समझते हैं थोड़ा। तो यहां पर ही कहा जा रहा है जो साइलेंट डेफिसिट थे वो डैश करा उन्होंने क्राइसिस को, है ना, डैश द क्राइसिस बिकम, तो बिकम नहीं है बिकेम, अभी बिकेम किसके लिए आएगा, क्राइसिस के लिए आएगा। तो द क्राइसिस बिकेम अनडिनाइबल, मतलब वो क्राइसिस बन गया अनडिनाइबल, मतलब अब हम उस क्राइसिस को अनडिनाई नहीं कर सकते, मतलब डिनाई नहीं कर सकते। अब वो क्राइसिस क्या है, अनडिनाइबल है। अब इस क्राइसिस को कोई मना नहीं कर सकता, मतलब क्राइसिस बड़ा हो गया, क्राइसिस ऐसा हो गया जो नोटिसेबल था, अब उस क्राइसिस को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो उस हद तक ये जो साइलेंट डेफिसिट थे बढ़ गए, ऐसा कह सकते हैं भाई, जो साइलेंट डेफिसिट थे वो उस हद तक बढ़ गए कि क्राइसिस अब अनडिनाइबल हो गया। अब क्राइसिस को कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्राइसिस तो आएगा ही आएगा। तो चलो भाई, हमें यहां पर एक ऐसा आंसर लगाना है जिसमें डेफिसिट को बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ बताया है। चलो चेक करते हैं। तो साइलेंट डेफिसिट, पहली बात तो वोज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डेफिसिट्स प्लूरल है, ए तो घट गया। तो साइलेंट डेफिसिट पाइल्ड अप अननोटिस अंटिल द क्राइसिस बिकेम अनडिनाइबल, यार ये तो बेस्ट आंसर लग रहा है, बी आ सकता है। आगे बढ़ता हूं।
तो साइलेंट डेफिसिट स्टॉप राइजिंग बिकॉज, नहीं, स्टॉप नहीं करना, बढ़ाना है, क्योंकि क्राइसिस को अनडिनाइबल बनाना है। तो सी नहीं आ सकता, आर आ सकता है क्या? आर ग्रोइंग बिगर सिंस, आर ग्रोइंग बिगर सिंस द क्राइसिस बिकेम अनडिनाइबल, नहीं। अगर आप देखोगे तो दी सेम स्टोरी प्लेड आउट, मतलब ये बात हो चुकी है, हम पास्ट की बात बता रहे हैं। हम कह रहे हैं जब साइलेंट डेफिसिट जो थे वो क्राइसिस को उन्होंने ऐसा बना दिया, बिकेम, पास्ट, पास्ट का टेंस आ रहा है, तो हम उस कारण आर को भी हटा सकते हैं। ठीक है, आर को भी हटा सकते हैं हम उसकी वजह से। ऑल ऑफ दी अबव आ नहीं सकता, इसका आंसर बी आएगा, बात खत्म। इंटरव्यू में 3 टाइम्स, अब रेशियो चेंज भी होता रहता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है ना, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आता है, आप देख सकते हैं। अच्छा देखो सुनो, ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर रीडिंग लगानी थी आप लोगों को, तो आप लोगों ने रीड करा, रीड करके ये पाया कि यार साइलेंट डेफिसिट को उतना बढ़ा दो कि क्राइसिस जो है वो अनडिनाइबल बन जाए। तो क्राइसिस अनडिनाइबल कैसे बनेगा? जब वो साइलेंट डेफिसिट पाइल्ड अप होते रहे, पाइल्ड अप मतलब इकट्ठे होते रहे, अननोटिस्ड, उनको किसी ने नोटिस नहीं करा, अनटिल, जब तक ये क्राइसिस अनडिनाइबल नहीं बन गया। बी आंसर आएगा। बताओ सबको क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है? चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी है। चलें आगे, लास्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, सबको क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? चलो भाई अगला क्वेश्चन, इसको बनाओ। लो, पेपर में सही होगा अगर आप ढंग से पढ़ के लगा रहे हैं, तो सोच समझ के लगा रहे हैं तो सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां तक हमने रीड कर लिया, आगे क्या बोला जा रहा है? भाई जो साइलेंट डेफिसिट थे वो इतने बड़े हो गए कि वो अनडिनाइबल बन गए, और लिविंग पॉलिसी मेकर्स, लिविंग पॉलिसी मेकर का मतलब होता है इस हाल में छोड़ गए पॉलिसी मेकर को। किस हाल में छोड़ गए? कि जो पॉलिसी मेकर थे टू मैनेज द फॉल आउट। अरे यार मैंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पढ़ी क्या? कैन नॉट लिखा हुआ है, अगर कैन नॉट लिखा हुआ है तो मैं कैटेगरी बना लू पहले, इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग इट रेदर देन फिक्सिंग इट, as opposed to avoiding the crash, as opposed to avoiding the crash, exactly as they had planned in place of averting the disaster। मतलब अच्छा क्वेश्चन, देखो क्या कहा जा रहा है। इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग इट मतलब इसको प्रिवेंट करने की बजाय वो लोग क्या कर बैठे? फॉल आउट कर बैठे। मतलब पॉलिसी मेकर जो है टू मैनेज द फॉल आउट, मतलब उनको फॉल आउट, फेलियर का सामना करना पड़ा, बजाय इसके कि वो इसको प्रिवेंट कर पाते। तो ये आ सकता है, आ सकता है। रेदर देन फिक्सिंग इट अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले ही वो सुधार पाते, ये नहीं कर पाए, इसकी बजाय वो क्या हो गए? फॉल आउट हो गए। तो ये भी आ सकता है। एज अपोज टू अवॉइडिंग द क्रैश, तो बोला जा रहा है कि वो फॉल आउट कर बैठे इससे पहले कि वो अपोज कर पाते, इस क्रैश को अवॉइड कर पाते। तो इस क्रैश को अवॉइड करने में क्या हो गए? अपोज्ड हो गए। एज अपोज का मतलब उल्टा, वो अवॉइड नहीं कर पाए क्रैश को बल्कि फॉल आउट कर गए। तो इसका मतलब ये भी सही है। एग्जैक्टली एज दे हैड प्लान, तो ये तो पॉजिटिव बात है, तो इसका मतलब डी गलत है, डी ही हमारा आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन 30 सेकंड से कम में आपका आ जाएगा। क्लियर? बताइए आ गया समझ में सबको कि जब कैन नॉट आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैन नॉट में आप कैटेगरी बना करके आराम से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्शन रीड करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें अगर आपको कैन नॉट वाले क्लोज टेस्ट नहीं मिल रहे, तो आपकी आदत भी नहीं होगी ना कि कैन नॉट वाला आप लोग पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग करें।
तो जो मैं आपको क्लोज टेस्ट करवा रहा हूं, आप देख लो, आप कितनी भी क्लासेस देख लो, कितने भी मॉक टेस्ट देख लो, इस लेवल के क्लोज टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे। ये रियलिटी है, रियल एग्जाम में ऐसे क्लोज टेस्ट आ रहे हैं। अब आगे चलें एक और क्लोज टेस्ट पे। हाँ, कैन नोट वाला क्लोज टेस्ट इजी होता है, ये बात मैं बहुत बार प्रूव कर चुका हूं। प्रूव कर चुका हूं। अगला क्लोज टेस्ट, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, आप अगर आप टॉपिक देख रहे हैं क्लोज टेस्ट के, टॉपिक वही है जो एग्जामिनर टॉपिक यूज करता है। क्या बोला जा रहा है? अबाउट 1 in 3 एडल्ट डू नॉट गेट इनफ स्लीप। तो बोला जा रहा है 3 एडल्ट में लगभग एक, 3 में से अगर अपन एक उठाएं, अबाउट 1 in 3, 3 में से हर एक डू नॉट गेट इनफ स्लीप, मतलब वो ढंग से नहीं नींद ले रहा है। ओके, अब पता नहीं क्या आएगा यहां पर। आगे क्या बोला जा रहा है? इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ क्रोनिक कंडीशन लाइक ओबेसिटी, हार्ट डिजीज एंड एंजाइटी। तो इसका मतलब ये है, यहां पर कोई नेगेटिव बात होगी तभी तो उसके बाद अपन कोमा लगा करके नेगेटिव बात लिख रहे हैं कि वो खतरे में डाल रहा है क्रोनिक कंडीशन को, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, एंजाइटी हो गया। मतलब कुछ नेगेटिव बात करनी है ना। टोन पकड़ ली अपन ने, टोन क्या थी? नेगेटिव थी। अब आ जाओ मेरे साथ, कैसे बनाना है मैं बताता हूं। दीज हैबिट्स आर यूजुअली हार्मलेस, हार्मलेस, हार्मफुल होता तो बात बन जाती, इसको हटा। दीज आर नॉट फॉर किड्स, ये क्या बात हुई? ये किड्स के लिए नहीं है, इंक्रीजिंग द रिस्क नहीं। अच्छा, दीज आर नॉट फॉर किड्स, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दीज आर नॉट फॉर किड्स इंक्रीजिंग द रिस्क? नहीं बैठेगा, बी को भी हटा दे। दीज डिफेक्ट्स कैन डिक्लाइन हेल्थ, क्या ये कोई डिफेक्ट है? क्या ये कोई डिफेक्ट है? भाई कम, अगर अपन नींद कम ले रहे हैं तो डिफेक्ट तो नहीं है। हाँ, इससे कोई दिक्कत होगी तो वो डिफेक्ट हो जाएगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता ये डिफेक्ट है, तो इसको भी हटा दो। दीज बेनिफिट्स, बेनिफिट्स की तो बात कभी आ ही नहीं सकती। दीज डेफिसिट्स कैन डीरेल हेल्थ, हाँ, डीरेल का मतलब खराब कर सकती है हेल्थ को। ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में भी ठीक यही लेवल आपके आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको बना। हमले इसको हार्मफुल पढ़ रहे थे ना। ढंग से पढ़ो, ढंग से। एक ही बार होगा एग्जाम, फिर अगले साल आना पड़ेगा, क्या मतलब है? चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बी, बी हो रहा, सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू पुअर स्लिप। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पुअर स्लिप को, एंड अ फ्यू ऑफ देम, और उसमें से फ्यू ऑफ देम डैश है, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड है मॉडर्न डे शेड्यूल फॉर वर्क एंड स्कूल। अच्छा, तो बोला यहां पर ये जा रहा है कि हमारे को कुछ फैक्टर बताने हैं। पूरा आपको समझना पड़ेगा क्लोज टेस्ट को, है ना। अगर आपको यहां पर आंसर देना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा आंसर में क्या देना है। तो आपको मेन सब्जेक्ट पता होना चाहिए क्या है। तो कह रहा है सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूट, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ नहीं, सेवरल का मतलब हाँ कुछ फैक्टर्स हैं यहां पर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पुअर स्लिप में। तो अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ, जिसमें ये भी इंक्लूड है, तो उसमें से कुछ, तो एंड अ फ्यू ऑफ देम आर मेनली बियॉन्ड अवर रीच। तो बोला जा रहा है उनमें से कुछ हमारी रीच से बियॉन्ड है।
रीच से बियॉन्ड का मतलब क्या है, मतलब हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। अगर हम ध्यान से देखें, हमें फैक्टर्स बताने, वो फैक्टर्स जो इंक्लूड कर रहे हैं मॉडर्न डे शेड्यूल फॉर वर्क और स्कूल, तो क्या हम यहाँ पे रीच लगा सकते हैं? एंड अ फ्यू ऑफ देम, तो उन फैक्टर्स में से कुछ हमारी रीच से दूर है, मतलब हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल अपन बोल सकते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। डिपेंड सोलली ऑन डाइट चॉइसेस, अगर डाइट चॉइसेस होता तो उसके अंदर मैं मॉडर्न डे शेड्यूल क्यों लिखता, मैं वर्क और स्कूल क्यों लिखता? अगर डाइट से रिलेटेड बात होती तो मैं डाइट से रिलेटेड कोई बात लिखता ना, क्योंकि इंक्लूडिंग लिख रहा हूं, इंक्लूडिंग का मतलब मैं उस टास्क के बारे में बता रहा हूं, तो उन टास्क के अंदर अगर मैं डाइट लिखता तो यहां पर भी डाइट का एग्जाम्पल देता, तो डाइट नहीं हो सकता, बी यहां पर कट हो गया। आर लार्जली आउटसाइड ऑफ अवर कंट्रोल, हाँ, ज्यादातर जो टास्क हैं तो बोला जा रहा है आ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ हमारे आउटसाइड ऑफ अवर कंट्रोल, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर है, आंसर हो सकता है। इज तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आ फ्यू है, आ फ्यू का मतलब प्लूरल होता है, इज नहीं आएगा। और ग्रैप्स का मतलब होता है समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, तो कॉम्प्रीहेंड करने का सेंस नहीं है, इसके कारण भी गलत है, ग्रैप्स के कारण भी गलत है। आर पार्शली विथ इन अवर ज्यूरिडिक्शन, तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? ज्यूरिडिक्शन का मतलब तो कोर्ट कचहरी है ना, लीगल से रिलेटेड बात हो गई, तो लीगल से रिलेटेड बात अपन को करनी नहीं है, सी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रीच, हम यहां पे पहुंच की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वो टास्क हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि मॉडर्न डे के जो शेड्यूल है, जैसे कि काम हो गया और स्कूल हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको बनाओ। चलिए, इसमें इतना टाइम बहुत है, 30 सेकेंड का, क्योंकि अब आपको थोड़ा बहुत क्लोजनेस समझ में आने लग गया होगा। अब इधर आ जाओ, क्या कह रहा है यहां पर? सी, पहले अपन बी पे तो चले, बी हमने यहां तक पढ़ लिया, अब मैं यहां से पढ़ रहा हूं। दीज ऑफन इंटरफेयर विथ नेचुरल सिरकेडियन रिथिम्स। सिरकेडियन रिथिम का मतलब क्या होता है? मतलब जो हमारी साइकिल है, मतलब सुबह उठना है टाइम से, रात को टाइम से सोना है, वो डिस्टर्ब कहीं ना कहीं ये कर देता है। ठीक है, स्पेशली फॉर टीन्स एंड यंग एडल्ट्स, बोला जा रहा है जो टीन्स है और जो यंग एडल्ट्स है उनकी यहां पर बात हो रही है। ओके, सम पीपल आर डैश स्टे अप लेट बट आर फोर्स टू गेट अप 7 AM, तो सबको समझ में आ रहा है, कुछ पीपल जो हैं आर डैश स्टे अप लेट, तो उनको स्टे अप लेट मतलब उनको लेट तक जागना पड़ता है, लेकिन वो मजबूर है, उनको उठना पड़ता है सुबह 7 बजे, क्योंकि उनका शेड्यूल ही ऐसा है। ठीक है, तो अब आप देखो, सम पीपल आर अफ्रेड टू स्टे अप बट आर फोर्स टू गेट अप, तो अगर आप यहां पे पढ़ रहे हैं अफ्रेड टू मतलब डर लगता है उनको, तो उनको स्टे अप लेट, लेट जागने से डर लगता है, क्या ये बोलेंगे अपन? या अपन ये बोलेंगे सम पीपल आर डैश स्टे अप लेट बट आर फोर्स टू गेट अप एट 7 AM, मतलब उनको मजबूरन जागना पड़ता है लेट तक, लेकिन उनकी मजबूरी ये भी है कि उनको 7 बजे सुबह उठना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन अफ्रेड टू नहीं लिख सकते, हटाओ। फोरबिडन टू का मतलब होता है मना करना, कि स्टे अप मना है, स्टे अप रात को लेट तक नहीं जा सकते, है ना। सम पीपल आर फोरबिडन टू, उनको मना है लेट तक जागना, लेकिन उनको सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, ये भी बात नहीं बनी, तो ये भी हटा दे। वायर टू मतलब बंधे हुए हैं, मजबूर हैं, तो सम पीपल आर वायर टू मतलब ऐसा बंधे हुए हैं, ऐसे मजबूर हैं वो लोग कि उनको स्टे अप लेट, उनको लेट तक जागना ही पड़ता है, ये आंसर हो सकता है। अनलाइक टू का मतलब क्या होता है? सम पीपल आर अनलाइक टू स्टे अप, अनलाइक का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं आ रहा है। पर्टेन टू का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू,
तो रिलेटेड टू का भी सेंस नहीं आएगा, रीडिंग से बनेगा क्वेश्चन, सी आएगा। क्या यहां तक क्लियर है बताओ? ठीक है, चलें आगे, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन, इसको बना। वायर्ड टू का मतलब, वायर्ड का मतलब आप कह सकते हो कोई चीज बंधी हुई है, उनको मजबूर हैं वो लोग, उनको जागना ही पड़ेगा लेट तक। या आप ये भी कह सकते हो कि अब उनकी उनकी कंडीशन ही ऐसी हो गई है, उनकी आदत ही ऐसी हो गई है कि उनको लेट तक जागना पड़ता है। इसका आंसर मेरे हिसाब से, इसका आंसर इजी होना चाहिए, सबका आना चाहिए, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन ये रहा, पढ़ते हैं आगे। तो ऐसा कौन कहा है? जैसन जिन, फाउंडर ऑफ जेस्ट, अ कंपनी दैट सेल डिलेड रिलीज कैफीन पिल्स। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कोई पिल्स, कोई दवाई बनाते हैं, उस कंपनी के कौन है, फाउंडर है, उनका ऐसा कहना है। दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग डैश देयर ओन बायोलॉजी। तो फाइटिंग अगेंस्ट, किससे फाइट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं? अपने खुद की बायोलॉजी से ही वो फाइट कर रहे हैं। तो बायोलॉजी से ही फाइट कर रहे हैं अपनी खुद की, तो इसका आंसर एक ही होगा, ई होगा। अपनी खुद की बायोलॉजी से ही फाइट करना, अगेंस्ट में फाइट करना, ठीक है, फाइट अगेंस्ट, ठीक है, बहुत इजी आंसर है, ई होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको पता होगा फाइटिंग अगेंस्ट होता है किसके खिलाफ लड़ना, तो अपने ही बायोलॉजी के खिलाफ वो लोग लड़ रहे हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए। ये सब मेंस के क्वेश्चंस हैं भाई, इससे हाई लेवल एग्जाम में नहीं आता है। ई, चलिए उसको बनाते हैं। ई ब्लैंक, ई ब्लैंक इधर है, ये रहा ई ब्लैंक, रीड करें, रीड करते हैं। मोस्ट पीपल हैव सम ट्रबल वेकिंग अप अर्ली। कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है सुबह उठने में, बट इट इज मोर डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग का मतलब यहां पर ये बोला जा रहा है कि यार इससे भी ज्यादा बुरी बात क्या है, इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है, वो ये है। तो परेशान करने वाली बात ढूंढो, अब आप परेशान करने वाली बातें ढूंढो। तो बट इट इज मोर डेबिलिटेटिंग, कहा जा रहा है मोस्ट पीपल हैव सम ट्रबल वेकिंग अप अर्ली, तो उनको कुछ दिक्कत आती है सुबह जल्दी उठने में, बट इट इज मोर डेबिलिटेटिंग डैश। लेकिन और भी ज्यादा डेबिलिटेटिंग बात क्या है? व्हेन यू कंज्यूम कैफीन राइट बिफोर बेड। ठीक है, मान लो मैंने मतलब सोने से पहले ये ले ली, दवाई ले ली, कोई दवाई का नाम है, क्योंकि दवाई तो बना रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार आगे पढ़ूं क्या इंपैक्ट आ रहा है। दिस हैपेंस इफ दी अलार्म इज ब्लैरिंग अर्ली इवन दो यू आर स्टिल स्लीप डिप्राइव्ड। तो यहां पर ही कहा जा रहा है, तो बोला जा रहा है यहां पर कोई ऐसी चीज हुई है, वो चीज कब होती है? वो चीज जब होती है जब जो अलार्म है वो बज रहा है, वो जल्दी बज रहा है, हालांकि आपने अभी भी स्लिप कम ली है, अभी भी आपके पास आपकी जो नींद है वो डेप्राइव्ड है, नींद आपके पास कम है, उसके बावजूद भी वो जब अलार्म बजता है, अलार्म तो बजेगा जब उसका टाइम सेट है, लेकिन आपके पास स्लिप डिप्राइव्ड हो, आपके पास स्लिप मतलब नींद की कमी है। तो कोई ऐसी कंडीशन बतानी है यहाँ पर, दिस हैपन, कोई ऐसी बात बताओ, ये बात तब होती है जब ये चीज होती है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि यार बेड से पहले, सोने से पहले मैंने यहां पर ये पिल्स ले ली, नहीं, ये नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप क्वेश्चन को? क्वेश्चन को समझो, ठीक है, क्वेश्चन को समझो।
तो कह रहा है दिस हैपन इफ द अलार्म इज ब्लैरिंग अर्ली इवन दो यू आर स्टिल स्लीप डिप्राइव्ड। तो कहा जा रहा है भाई अलार्म जो है वो ब्लैरिंग कर रहा है, मतलब वो बज रहा है, और यहां पर क्या बोला जा रहा है, यू आर स्टिल स्लीप डिप्राइव्ड, आप लोग को अभी भी नींद की कमी है, लेकिन अलार्म तो बजेगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर बोला जा रहा है उनको सुबह उठने में दिक्कत होती है, बट इट इज मोर डेबिलिटेटिंग। लेकिन ये और भी ज्यादा बेकार बात है, कौन सी है वो बात लिखो। तो बात ये तो नहीं है कि हमें ये पिल्स लेनी पड़ रही है, नहीं। बी पे आओ, व्हेन यू स्लिप थ्रू द एंटायर नाइट पीसफुल। अरे यार पीसफुली होगा तो दिक्कत ही क्या है, हटा इसको। पीसफुली वर्ड इस स्लिप डिप्राइव्ड को बैठा नहीं पाएगा, जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, तो बी कट गया। व्हेन यू वेक अब्रप्टली फ्रॉम डीप स्लो वेव स्लिप, हाँ अब्रप्टली। अब अब्रप्टली आपको बताएगा अलार्म बजा, आप उठे और आपकी नींद पूरी नहीं थी, आपको कितनी खार चढ़ेगी। मतलब हो सकता है आप लोग लेट नाइट तक काम करें, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और होता रहता है। मैं रात को कभी 2-2 कभी 3-3 बजे तक एडिटोरियल बना रहा होता हूँ और सुबह का अलार्म बज जाता है, बहुत खार चढ़ती है, खार तो चढ़ती है भाई बहुत। तो ये यही कह रहा है कि भाई ये कब होता है, व्हेन यू वेक अब्रप्टली, अब्रप्टली मतलब अचानक से, फ्रॉम डीप स्लो वेव स्लिप, आप डीप अभी गहरी नींद में सोए थे, अचानक से अलार्म बज गया, ये आपका सी आंसर आ सकता है। इफ यू नेचुरली वेक अप बिफोर द सन, अरे वाह भाई भाई, तो कितनी अच्छी बातें हैं, ये बातें आजकल की दुनिया में नहीं होती हैं, डी वाला ऑप्शन काट दो। इफ यू एक्सरसाइज इमीडिएटली, अरे वाह, उठते एक्सरसाइज करने लग जाओ, तो भाई उठते एक्सरसाइज करने लग जाएंगे तो फिर ये हमारे लिए दिक्कत वाली बातें नहीं होंगी ना, तो इसका मतलब ई आंसर नहीं होगा, हमें नेगेटिव आंसर की तलाश थी और वो सी है। ठीक है, आपको पता है पहले मैं एडिटोरियल 6:30 बजे लेता था। पहले जब मैं लर्निंग नीति प्लेटफॉर्म पे पहली बार आया था, फर्स्ट क्लास मैंने ली थी ना, जब मैं लर्निंग नीति टीम के साथ जुड़ा था, ये बात है 2023 की, हाँ 6:30 बजे मैं एडिटोरियल लेता था, मेरा दिल जानता मैं कैसे लेता था। फिर मैं उसको 7 पे लाया, फिर मैं कहा नहीं 7-8 करो, अब मैं 8 पे ला। ठीक है भाई, तो ब्लैंक ई सही रहेगा, क्योंकि यार एडिटोरियल आता ही 12:30 बजे है रात को, 12:30 पौने 1 आता है एडिटोरियल, द हिंदू की वेबसाइट पे अपडेट होता है, रात को देखना 12 बजे के बाद ही अपडेट होता है नया एडिटोरियल। तो पहले मैं उसको देखता हूँ यार द हिंदू में क्या है, मुझे लगता है टॉपिक सही नहीं है द हिंदू के, मतलब एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक नहीं है, तो मैं उसको नहीं लेता, फिर मैं दूसरी खोज में निकलता हूँ। ठीक है, और कई बार क्या होता है, मुझे पहले कोई बढ़िया एडिटोरियल मिल जाता है, कोई बढ़िया रिसर्च पेपर मिल जाता है जो अभी लेटेस्ट न्यूज पे चल रहा होता है, मैं वो उठा लेता हूँ। और भी मेरे पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो अभी एग्जामिनर यूज कर रहा है, मैं उस पर भी अपडेट लेता रहता हूँ, कुछ अपडेट आया क्या, तो वो मैं आप लोग को करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, इसलिए मैं एडिटोरियल लेकर के आया। एफ वाला बनाऊं, देखो अगर आप इस पैसेज को ध्यान से समझोगे तभी आपका इसका आंसर आएगा। आप घबरा गए होगे क्योंकि फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है। अब मैं ना आपको एक चीज और बताता हूं, देखो आप लोग भी फील करोगे मेरी बात। आप कोई भी मॉक टेस्ट उठाओ, कोई भी मॉक टेस्ट आप लोग दो, कोई भी क्लास आप देखो जहां पे क्लोज टेस्ट आ रहा हो, वो क्या करेंगे, पूरा क्लोज टेस्ट या तो वोकैब के ऊपर बना देंगे, पूरा क्लोज टेस्ट वोकैब के ऊपर होगा, या तो पूरा क्लोज टेस्ट फ्रेज के ऊपर होगा, या तो पूरा क्लोज टेस्ट ग्रामर के ऊपर होगा, ग्रामर के ऊपर होगा। अब आप एक बार इस क्लोज टेस्ट को ध्यान से देखो, ये फ्रेजल वर्ब आ गई, फ्रेज आ रही है, कहीं बार वर्ड भी आएगा, वर्ड मतलब वोकैब भी आएगा, कहीं बार ग्रामर भी लगेगी, कहीं बार फ्रेज भी लगेगी। तो मैं क्या करता हूं, एक ही क्लोज टेस्ट में सारे वेरिएशन डाल देता हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर भी यही कर रहा है। एग्जामिनर ऐसा नहीं है सारे ही क्लोज टेस्ट में सारे क्वेश्चन फ्रेज वाले बना रहा है, नहीं, कहीं में वो फ्रेजल वर्ब डाल देता है, किसी में वो वोकैब ही डालता है ओनली, किसी में वो फ्रेज डालता है, किसी में वो ग्रामर लगा देता है। तो इससे क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव
हमारी अप्रोच यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है, हम सारी अप्रोचेस लगा लेते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हमारे को मिल जाती है। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं। अब ब्लैंक एफ है, ब्लैंक एफ कहाँ है, ये रहा, हमने पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया। ये कब होता है, जब होता है जब आपके पास नींद पूरी नहीं और आप उठ गए। दी रिजल्टिंग, अब देखो सुनना, दी रिजल्टिंग फटीग, अब जो इसका रिजल्टिंग फटीग है, ऐसा हुआ आप सोए नहीं, आपकी नींद पूरी नहीं, आप उठ गए, ठीक है, तो कैन टेक 2 to 4 hours टू, अब कहा जा रहा है जो रिजल्टिंग फटीग है, इसकी जो थकावट है वो लेगा 2 से 4 घंटे लेगा टू डैश, तो 2 से 4 घंटे लेगा वो फटीग दूर होने में। आप लोग ऐसे लुढ़कते लुढ़कते फिरोगे, सुस्त सुस्त इधर उधर बैठोगे, सुस्त सुस्त होकर के काम करोगे, तो 2-4 घंटे लेगा वो फटीग उतरने में 2-4 घंटे लेगा उतरने में। तो सेट इन का मतलब तो, और सेट इन मतलब बिल्ड होना, बनना, चलना होता है, तो ये वाली बात नहीं बनेगी। टेक ओवर नहीं, वर्सन और ज्यादा बिगड़ेगा क्यों, 2-4 घंटे में वो सही हो जाएगा। वियर ऑफ, वियर ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई चीज वियर ऑफ हो रही है, मतलब कोई चीज वीक हो रही है, कोई चीज खत्म हो रही है, कोई चीज वेन हो रही है, कोई चीज फेड हो रही है, कोई चीज पेल हो रही है। आज सुबह ही हमने एडिटोरियल में ये वोकैब्स पढ़ी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप सेट इन लगा रहे हैं, मतलब सेट इन करना, मतलब आप कह रहे हो कि ये 2-4 घंटे में सेट इन हो जाता है, मतलब ये फटीग आ जाता है, नहीं, फटीग धीरे धीरे उतरता है ना, 2-4 घंटे लगेंगे सही होने में। वर्सन का मतलब और बद से बदतर नहीं होना है, टेक ओवर कर लेना। टेक ओवर का मतलब क्या था भाई, टेक ओवर कर लिया अपन ने किसी भी चीज को, वो वाला भी सेंस नहीं बैठेगा, है ना। टेक ओवर का मतलब ये भी होता है आ जाना, तो आ जाने का भी सेंस नहीं बैठेगा, हमें भेजना है उसको, तो उसको भेजने के लिए हमें वियर ऑफ लगाना पड़ेगा। बिल्डअप का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे इकट्ठा होना, तो धीरे धीरे इकट्ठा नहीं हो रहा है, बिल्डअप नहीं हो रहा है ना। बिल्डअप का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होना, तो ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रहा है। आंसर डी आएगा, डी यहां पर करेक्ट आंसर है। अब आगे पढ़िए और आंसर दीजिए। लो भाई, टाइमर लगा देता हूं, ये लो। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए आपको ज्यादा टाइम दिया जी। अरे यार, मुझे थोड़ा इसको ऊपर करना चाहिए था क्या। देखो, ईसीजीसी पीओ के लिए आकाश, आप है ना, पेड बैच में मैंने ईसीजीसी पीओ के सारे टॉपिक करवा रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। बाकी मैं हो सकेगा तो यूट्यूब पे भी क्लासेस ले लूंगा, है ना। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। ब्लैंक जी पे आ जाइए, ब्लैंक जी कहाँ है, ये रहा ब्लैंक जी, रीड करते हैं, आ जाइए। यहां तक तुमने रीड कर लिया था। एज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ग्रेजुअली कम बैक ऑनलाइन, तो जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे अपनी जगह पे आते हैं। ऑनलाइन का मतलब धीरे धीरे एक्टिव होते हैं। येस्ट, सॉरी, जेस्ट, जेस्ट कौन है, कंपनी, आई थिंक जेस्ट, हाँ जेस्ट कंपनी है, इज द ओनली कंपनी दैट मेक्स डिलेड रिलीज कैफीन पिल्स फॉर एड्रेसिंग दिस इशू। तो बोला जा रहा है येस्ट, सॉरी जेस्ट एक ही ऐसी कंपनी है जो ये पिल्स बनाती है इस इशू को एड्रेस करने के लिए। फॉर्मुलेशन डिफर, बट फॉर मोस्ट ऑफ देम आफ्टर यू स्वेलो द पिल इट्स डैश आवर्स। अब इसको समझते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है इट्स डैश आवर्स लेटिंग यू स्लिप व्हेन द बॉडी ब्रेक्स इट डाउन द कैफीन स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू। अब इसको समझते हैं। देखो यहां पर क्या कहा जाता है, यहां पर एक कहा जा रहा है कोई इशू है। इशू हमने क्या पढ़ा, इशू ये है कि वो बंदा लेट सोया, जल्दी उठ गया, नींद पूरी नहीं, तो उसके ब्रेन को 2 से 4 घंटे लगेंगे सेटल होने में। इस इशू को सोल्व करने के लिए इन्होंने कुछ पिल्स बनाई है। अब पिल्स में ये कहा जा रहा है कि आफ्टर यू स्वेलो द पिल, मतलब जब आप इस पिल को लेते हैं,
ठीक है, इट्स डैश आर्स। अब इट्स डैश आर्स में पता नहीं क्या है। लेटिंग यू स्लिप, मतलब ये आपको फिर लेटिंग यू स्लिप मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपको सोने में हेल्प करती है, सुलाती है। व्हेन दी बॉडी ब्रेक्स इट डाउन, जब बॉडी इसको तोड़ती है तो दी कैफीन स्टार्ट अफेक्टिंग, तो कैफीन आपको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ प्रोसेस बता रहा है यहाँ पर। तो इट्स के बाद मैं क्या लगा सकता हूं, इट्स कंटेंट डिसॉल्व इंस्टेंटली विद इन 2 to 4 आवर्स। आ सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिसॉल्व आ सकता है। चलो भाई आगे बढ़ो। फिर इट्स आउटर शेल स्टे इंटेक्ट फॉर अ नंबर ऑफ आवर्स, आ सकता है। लेकिन अगर आप दोनों को रीड करें हैं तो आप देखो यहां पर बात हुई है डिसॉल्व होने की, यहां पर बात हुई है इंटेक्ट की। इंटेक्ट का मतलब क्या होता है, एज इट इज वैसा ही पड़े रहना। कोई चीज इंटेक्ट है मतलब अनटच्ड है, वैसी की वैसी ही है। तो देखो मीनिंग तो दोनों का अगर आप देखोगे तो अपोजिट आ रहा है, बाकी बात लगभग एक ही है कि इसका जो कंटेंट्स है, मतलब इसके अंदर जो चीज है, इस पिल्स में जो चीज है वो डिसॉल्व हो जाती है जल्दी से। ये कह रहा है इसकी जो आउटर शेल है वो बरकरार रहती है, इंटेक्ट फॉर अ नंबर ऑफ आवर्स, काफी समय तक ये लोग ये चीज बरकरार रहती है। तो ये अलग बात कह रहा है, ये अलग बात कह रहा है। इनर कोर मेल्ट्स, ये मेल्ट्स कह रहा है, मतलब ये डिसॉल्व और मेल्ट्स एक ही बात है, अबाउट 30 आवर्स। कोटिंग डिसअपियर्स क्विकली फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। तो आप देखो डिसॉल्व मतलब ये चीज डिसॉल्व हो जाती है, ये चीज मेल्ट हो जाती है, ये डिसअपियर हो जाता है। आउटर शेल स्टे एक्टिव फॉर फ्रैक्शन ऑफ आवर्स। तो ई में कह रहा है कि इसकी जो शेल है वो बनी रहती है फ्रैक्शन ऑफ आवर्स के लिए। तो देखो बी वाला जो ऑप्शन है और जो ई वाला ऑप्शन है वो एक जैसा नहीं है। आउटर सेल स्टेज इंटेक्ट, आउटर सेल स्टेज एक्टिव फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ डैश, और यहां पर बोल रहा है डिसॉल्व हो रहा है, यहां पे बोल रहा है मेल्ट हो रहा है, यहां पे बोल रहा है डिसअपियर हो रहा है। आप ऑप्शंस में वेरिएशन को देखो। अब आप ये भी तो कह सकते हो सर हमें क्या पता वो मेडिसिन क्या कर रही है, हमें क्या पता वो मेडिसिन क्या कर रही है। सही बात है यार, हमें क्या पता मेडिसिन क्या कर रही है, हम तो केमिस्ट वाले तो है नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर यही है। कहाँ है देखो आगे बढ़ो। व्हेन द बॉडी ब्रेक्स इट डाउन, तो इसका मतलब जब बॉडी इसको तोड़ती है, किसको तोड़ती है, पिल को, मेडिसिन को, गोली को, दवाई को। तो बोला जा रहा है पिल इट्स डैश आर लेटिंग यू स्लीप, तब तक आप सोते रहते हो। व्हेन द बॉडी ब्रेक इट डाउन, जब बॉडी इसको तोड़ती है, द कैफीन स्टार्ट अफेक्टिंग यू, तो कैफीन जो है वो आपको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब इसको तोड़ती है, मतलब यहां पर ये नहीं टूटी होगी, यहां पर ये नहीं टूटी होगी, बाद में जब ये टूटी तो अफेक्ट हुए आप। तो इसका मतलब यहां पे नहीं टूटी होगी। यहां पर अगर ये नहीं टूटी होगी तो इसका मतलब आपका जो डिसॉल्व वाला वर्ड था ये गलत हो गया, आपका जो मेल्ट वाला वर्ड था ये गलत हो गया, डिसअपियर वाला जो वर्ड था वो गलत हो गया। या तो आंसर बी होगा या तो आंसर ई होगा। बताइए अब आप बताओ बी लगाऊं या फिर ई लगाऊं। बी और ई में फर्क क्या है सर, बी और ई में कोई फर्क नहीं है, बस यहां पे कह रहा है अ नंबर ऑफ आवर्स और यहां पर ये कह रहा है अ फ्रैक्शन ऑफ आवर्स। तो अब आप बताओ अगर आपको सोना है तो फ्रैक्शन, मैंने आपको हमेशा बताया, आज ही एडिटोरियल में शायद अपन ने पढ़ा था, हाँ आज ही हमने एडिटोरियल में, आज ये कल वाले एडिटोरियल में अपन ने पढ़ा था, जितना यूएस या चाइना इन्वेस्ट कर रहा है उसका हम कुछ फ्रैक्शन ही इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था बहुत कम, किसी की तुलना में बहुत कम। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है बहुत ही कम, एक छोटा सा टुकड़ा। तो आर्स का छोटा सा टुकड़ा मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए होगा। तो अब आप बताओ हम सोना कैसा पसंद करेंगे, बहुत कम टाइम के लिए ये पिल लेने के बाद, या फिर हम नंबर ऑफ आवर्स के लिए करेंगे। अब आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब फ्रैक्शन ऑफ आवर्स लगाऊं या आ नंबर ऑफ आवर्स लगाऊं। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ आवर्स लगाना पड़ेगा, फ्रैक्शन ऑफ आवर्स से काम नहीं चलेगा। ये होगा क्वेश्चन आपका। आई बात समझ में, बताओ। आ नंबर ऑफ आवर्स, फ्रैक्शन ऑफ आवर्स का मतलब हो जाएगा 1 घंटा भी नहीं चला, है ना, इसका मतलब तो ये हो जाएगा 1 घंटा भी नहीं चला।
और अगर आप फ्रैक्शन ऑफ लिखा है तो पहली बात तो यहां पर आर्स नहीं होता, आर होता, सॉरी एन आर होता, 1 घंटे का कुछ फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन की वजह से ये ऑप्शन आपका कट गया, क्योंकि हमें यहां पर ये बोलना है जब ये ब्रेक होगा तब आपकी बॉडी को अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों में से आप लोग को आ नंबर ऑफ लगाना था। आ नंबर ऑफ का मतलब कुछ घंटे तो चलेगा, कुछ घंटे, इसका मतलब बहुत कम टाइम के लिए चलेगा। तो ई नहीं लगा सकते, हम बी लगाएंगे, क्योंकि बात हो रही है यहां पर ये आपकी हेल्प करेगा सोने में।